बलूचिस्तान पर कहर देखने को मिला है। ईरान में 8 पाकिस्तानी कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। वर्कशॉप में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की। बीएलए ने पाकिस्तानियों के पहले हाथ पैर बांधे। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानियों की हत्या की गई है। ये बेहद बड़ी खबर। वर्कशॉप के अंदर घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी देखने को मिली है। बीएलए ने पाकिस्तानियों के हाथ पैर बांधकर यहां पर प्रहार बरसाया है। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत जहां पर यह हत्या को अंजाम दिया गया, पहले हाथ पैर बांधे जिसके बाद हत्या कर दी गई। बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानियों की हत्या की गई। हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान लगातार दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ से बीएलए लगातार हमलावर, दूसरी ओर से टीटीपी लगातार हमलावर, और उसी बीच बेहद बड़ा प्रहार बीएलए का। पाकिस्तानियों के पहले हाथ पैर बांधे और उसके बाद ये हत्या को अंजाम दिया गया। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी का ये बेहद जबरदस्त कहर देखने को मिला। कोहराम यहां पर बीएलए का लगातार मचा हुआ है। वर्कशॉप में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की। सबसे पहले हाथ पैर बांधे जिसके बाद गोलियां यहां पर बरसाई गई हैं बीएलए द्वारा। इससे पहले भी हमने देखा बीएलए कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। टीटीपी लगातार हमलावर है। तमाम आत्मघाती हमले किए गए, कभी मदरसों को निशाना बनाया गया, कभी मस्जिदों को, और इसी बीच हमने देखा था किस तरीके से बीएलए ने ट्रेन हाईजैक को भी अंजाम दिया था। और अब यहां पर हाथ पैर बांधने के बाद वर्कशॉप में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की गई है। लगातार आतंक बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान में। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत जहां पर यह हमला किया गया, बेहद भीषण ये हमला। बलूच लिबरेशन आर्मी का ये बेहद जबरदस्त कहर देखने को मिला है। लगातार बीएलए का कोहराम जारी है। जिस तरीके से लगातार बीएलए हमले बोल रही है, ऐसे में अब पाकिस्तान में माहौल बेहद खराब होता चला जा रहा है। पाकिस्तानियों का कत्लेआम हो रहा है। आपने देखा किस तरीके से वर्कशॉप पे घुसकर सबसे पहले हाथ पैर बांधे गए, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। ईरान में 8 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी गई है। कत्लेआम मचा हुआ है। बीएलए ने 8 को उतारा है मौत के घाट। कार्यशाला में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और 8 पाकिस्तानियों के पहले हाथ पैर बांधे। सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में यह घटना हुई है और बर्बर वारदात मेहरस्तान जिले के एक गांव में हुई। लगातार इस तरीके की वारदात बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी माहौल बेहद खराब हो गया है। इस तरह की चीज़ों से डील करना उनके लिए भी बेहद मुश्किल हो गया है। पाकिस्तानी सेना हालांकि बात तो कर रही है कि हम भी वहां पर बीएलए पर हमलावर हैं, टीटीपी के तमाम आतंकियों को हमने भी मौत के घाट उतारा है, लेकिन अभी तक आंकड़े नहीं पेश कर पाई है। उसी बीच हम देखते हैं किस तरीके से वर्कशॉप जहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, वहीं ईरान में पाक नागरिकों की हत्या की गई है। ईरान में पाक नागरिकों को मौत के घाट उतारा। कब कब, आइए ये भी आपको बताएं सिलसिलेवार तरीके से। जनवरी 2024 को सरमन शहर में 9 पाकिस्तानियों की हत्या की गई। हथियारबंद लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। वर्कशॉप में घुसे पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में सरमन शहर है। और वहीं अगर बात करें अप्रैल 2025 की, तो सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानियों की हत्या की गई है। बीएलए ने 8 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा है। वर्कशॉप में घुसे अंधाधुंध फायरिंग की है। बर्बर वारदात मेहरस्तान जिले के गांव में हुई। तो लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम बीएलए देता चला जा रहा है। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक किया था, जिसमें तमाम पाकिस्तान के लोग मारे गए थे। तमाम लोगों को बंदी बनाया गया था, जिसके बाद वहां पर मौत का आंकड़ा बेहद ज्यादा बड़ा हो चला था। हालांकि पाकिस्तान हमेशा ये दावा करता चला आ रहा है कि हम भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं, हमने भी कई आतंकियों को वहां पर मार गिराया है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आतंक का प्रहार देखने को मिल रहा है। दोहरी मार यहां पर पाकिस्तान झेल रहा है। एक तरफ से लगातार टीटीपी हमले कर रहा है, एक तरफ से बीएलए लगातार हमलावर। और ये ताज़ा वारदात देखने को मिली है मेहरस्तान जिले में एक गाँव के अंदर। ये बर्बर वारदात देखने को मिली, जहाँ पर सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों के सबसे पहले हाथ पैर बांधे गए, फिर एक वर्कशॉप में यहां पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अंधाधुंध फायरिंग वहां पर शुरू कर दी गई और ये वारदात देखने को मिली। बीएलए का ये कोहराम लगातार जारी। कत्लेआम पाकिस्तानियों को यहां पर हुआ है। कार्यशाला में घुसे अंधाधुंध फायरिंग की है। पाकिस्तान में लगातार हाहाकार मच गया है। 8 को मौत के घाट उतार दिया है। ये बेहद बर्बर वारदात वहां पर देखने को मिली है। हमारे साथ विनोद कुमार शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीर अली
डेथो, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ गए हैं। इन दोनों से ही बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। जमीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार पाकिस्तान दोहरी मार झेल रहा है। बीएमएलए लगातार शुरुआत से ही हमलावर है और पाकिस्तान हमेशा ये दावा कर रहा है कि हम लोग मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को दोहरी तरफ से नुकसानात का सामना है। पाकिस्तानियों का कत्लेआम हो रहा है दहशतगर्दों की जानिब से, जिसमें एक तरफ बीएलए है, दूसरी तरफ टीटीपी है। अगर हम देखते हैं पख्तूनख्वा में तो वहाँ पे भी आए रोज कोई ना कोई हमलावर हमला करता है और मासूम लोगों को मार देता है। जबकि बलूचिस्तान के भी यही हालात है, कभी 2 बंदे मारे जाते हैं तो कभी 20, कभी 5 तो कभी 25 मारे जाते हैं। जैसे आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया था कि ट्रेन हाईजैकिंग से लेकर अब तक कई हमले हो चुके हैं, जिसमें उसके बाद फिर एफसी के काफिले पे हमला किया गया था। उसके बाद फिर अब अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सीमा पार से भी पाकिस्तान को ये नुकसानदेह खबर मिली है कि पाकिस्तान के 8 लोग शहीद कर दिए गए हैं। वो एक वर्कशॉप में काम करते थे। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि वर्कशॉप में काम करने वाले लोग यकीनी तौर पे मजदूर ही होंगे, तो ये हर तरफ से मजदूरों को मारा जा रहा है। देखिए, पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से इनके खिलाफ ऑपरेशंस तो किए जा रहे हैं। आए रोज हम देखते हैं कभी 10, कभी 15, कभी 25 दहशतगर्द मारे जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा खातिर ख्वाह, जिसके नतीजे में कि हमले रुक जाए या इस तरह की कार्रवाइयां रुक जाए, ऐसी सूरत हाल में नजर आ नहीं रही। अब इस वक्त बलूचिस्तान में एक तरफ सियासी जमातें हैं जो एहतजाज कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जो मिसिंग पर्सन हैं या जो मारंग बलोच समेत खवातीन गिरफ्तार है उनकी रिहाई की जाए। दूसरी जानब हम देखते हैं कि बीएलए की जानिब से इस तरह की कार्रवाई की जाती हैं। अब ईरान में ये 8 पाकिस्तानी को शहीद कर दिया गया है। मासूम लोग थे, बेगुनाह लोग थे, क्योंकि अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए जो मुल्क से बाहर जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका ना तो किसी रियासती उमूर से ताल्लुक होता है, ना तो वो उन लोगों में शामिल होते हैं जिन्होंने किसी के भी हकूक मारे होते हैं या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की होती है। ये तो सीधे सीधे वो मजदूर होते हैं जिनको पाकिस्तान में या अपनी सरजमीन पे मजदूरी नहीं मिलती, तो वो मजदूरी के गरज से मुल्क से बाहर जाते हैं, कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं। तो एक तरफ तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस वक्त जो दहशतगर्द तंजीमें या फिर वो तंजीमें जो कि अपने आप को आज़ादी या दूसरे नामों से मंसूब करती हैं, लेकिन वो आम और बेगुनाह लोगों को मार रही हैं। तीसरी तरफ ये कि पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त जो कार्रवाई की जा रही है, जो भी ऑपरेशन हमें पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, तो उसके नतीजे में दहशतगर्द बिल्कुल मारे जा रहे हैं। यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि कभी 10, कभी 15, कभी 25 बंदे मारे जाते हैं, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हो रहा। और उसका रीजन एक जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है वो यही है कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान दुश्मन फोर्सेस की जानिब से इनकी फंडिंग की जा रही है। तो एक तरफ अफगानिस्तान की सरजमीन है जिसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी जानब हम देखते हैं तो अब ईरान में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब ईरान हमारा पड़ोसी देश है, हमारा दोस्त मुल्क है, भाई है पाकिस्तान का, लेकिन वहां पर ये जो घटना हुई है ये इंतहाई अफसोसनाक है। आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसका किस तरह से रिएक्शन देती है, किस तरह इसका जवाब देती है, और बलूचिस्तान के जो बीएलए की जानिब से जो कार्रवाई की गई है उस पर खुद ईरान जिसकी सरजमीन पे ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वो अब इसका किस तरह से जवाब देता है या किस तरह इसकी तहकीकात करते हैं, कैसे इन लोगों को पकड़ा जाता है जिन लोगों ने ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल किया और आम बेगुनाह लोगों को मारा है। जी बिल्कुल जमीर जी, ये देखने वाली बात होगी। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कत्लेआम वहां पर मचा हुआ है, लगातार दोहरी मार पाकिस्तान झेल रहा है, क्या लगता है आगे क्या स्थिति उत्पन्न होगी? चीजें ठीक होंगी भी या नहीं? देखिए, ऐसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, किसी भी मासूम की हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे जो मित्र कह रहे थे कि ये जो बातें हैं, जो इस तरह के लोगों की हत्या है, वो अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे, तो मेरा तो यही कहना है कि जो किया गया है पाकिस्तान ने, जो पिछले 60-70 साल में जब से पाकिस्तान बना है, जो उसकी स्टेट पॉलिसी थी आतंकवाद फैलाने की, पूरे रीजन में वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। पिछले 70 साल से कश्मीर का जो हाल कर रखा है, कश्मीर का डेवलपमेंट रुका हुआ था। वहाँ पर आप जितने भी भारत से बॉर्डर पार से आते थे
और वहाँ काम करने वाले मजदूर, कोई चाट का ठेला लगाता था, कोई सड़क बनाने वाली मजदूरी करता था, कोई मूंगफली बेचने वाला, इस तरह की जितने भी शॉप्स वाले थे और उनको टारगेट करके मारा जाता था। तो वो भी वैसे ही लोग होते थे जो अपने परिवार पालने के लिए दूर-दूर से, भारत के दूर इलाके से जा करके वहाँ काम करते थे। इन लोगों को के साथ ऐसा किया गया। तो जब आप इस तरह का अंजाम करते हैं तो आप पर भी वो लौट के वैसा ही आता है। तो जो पाकिस्तान ने किया, अपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, ये उसी तरह का है, उनको उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी दृष्टि से सही है किसी भी मासूम को मारना, लेकिन ऐसा उनकी उसका हिस्सा। अब इसका एक जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको भी समझ लीजिए। बलूचिस्तान का जो इलाका है, जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, चाहे वो भी ट्रेन हाईजैक करने की घटना हो या वहाँ पर जो चीन के लोग बलूचिस्तान में हैं या आर्मी जो जबरदस्ती कब्जा करना चाह रही, उस पर लगातार वो विरोध करते रहे हैं। प्रोटेस्ट मतलब मार्च के अलावा ये आर्म रेबिलियन भी कर रहे हैं। तो वो जो विरोध है वो इस बात का है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का इल्लीगल तरीके से कब्जा है। उसका एक ऐतिहासिक पक्ष है, जिन्ना ने किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को धोखा देकर के कब्जा किया है, और वो लंबे समय से डिमांड चली आ रही है। पूरा यूरोप में इनके संस्थाएं हैं जो इस बात को बता रही हैं लोगों को। ये वो जब तक उस समस्या को पाकिस्तान नहीं एड्रेस करेगा, जब तक बलूचिस्तान के लोगों को की डिमांड नहीं समझेगा, और जिस तरह से उस रीजन का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और उस रीजन को एक्सप्लॉइट करके सिर्फ वहां का एक इलाका है, पंजाब वाला इलाका, सिर्फ वो बेनिफिट हो रहा है। बलूचिस्तान भी नहीं बेनिफिट हो रहा है। बलूचिस्तान टेरिटोरियली सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान का। अगर आप अब उसमें ये जो ईरान वाला इलाका है, ये भी बलूच जो ग्रेटर बलूचिस्तान है, वो इलाका भी, ये जो सिस्तान है, वो उसी बलूचिस्तान का हिस्सा है जिसको वो करते हैं। अब आप ये सोचिए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक कोई भी व्यक्ति ईरान जाकर के, एक तीसरे देश में जाकर के पाकिस्तान के लोगों को मार रहा है, तो स्थिति कितनी खराब है पाकिस्तान की दृष्टि से। और बलूचिस्तान के लोग, ये जो उनका आंदोलन है, वो कितनी मजबूती के साथ न केवल पाकिस्तान में बल्कि ईरान और जो उनका इलाका है वहां तक मजबूती के साथ है। अब आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम पर 2-4 और बलूचिस्तान के शहरियों को मार दीजिएगा, सिविलियंस को मतलब वहां के बलूचिस्तान लोगों को मार दीजिएगा, वो समस्या का समाधान नहीं है जब तक बलूचिस्तान की समस्या को पाकिस्तान नहीं समझेगा और आर्मी से कुचल करके, आर्मी से दबा करके और उनके रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइटेशन का बेनिफिट उनको ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक इस तरह की समस्या का कोई समाधान मुझे दिखता नहीं है। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान को अपनी जो टेरर को स्टेट पॉलिसी बना करके रखा हुआ था, उसका ही ये भुगतान उसको करना पड़ रहा है। बिल्कुल विनोद जी, आतंकवाद का पनाहगाह कहा जाता था पाकिस्तान को और उसका खामियाजा अब भुगत रहा है। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दे दे दर्शकों को। हत्या के बाद ईरानी पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या हुई है, हत्या की गई है। सभी मृतक पाक के बहावलपुर के थे। एक कार मरम्मत की दुकान में काम करते थे। कारों की डेंटिंग, पॉलिश और मरम्मत का काम किया करते थे। हत्यारों की तलाश जारी है, जल्द ही सभी गिरफ्तार होंगे। कार की मरम्मत की दुकान में ये सभी काम करते थे। हालांकि कहा गया है हत्यारों की तलाश जारी है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी पुलिस का हत्या के बाद जिस तरीके से वर्कशॉप में घुसकर इनकी हत्या कर दी गई, सबसे पहले हाथ पैर बांधे गए, जिसके बाद अंधाधुंध गोलियां वहां पर बरसाई गई। मृतक पाक के बहावलपुर के थे और गाड़ी की मरम्मत की दुकान में ये काम करते थे। जमीर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया, उसमें हमने ये देखा कि आम जनता हमेशा इस तरीके के हमलों का खामियाजा भुगतती है। ऐसे में आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान, जिसकी नीतियां ऐसी थी जिसके चलते ये आतंकी संगठन पैदा हुए, सेना क्या कर रही है? क्योंकि एक्टिव तो नजर नहीं आ रही है। देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशंस कर रही है वो तो पाकिस्तानी फौज कर रही है, लेकिन ये खासतौर पे जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, अब यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का किरदार नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर
जिम्मेदारी किस तरह ईरान के साथ डील करते और इन मासूम लोगों उसके हवाले से वहां से इंसाफ दिलवाते। जिस दिन ये वाकया हुआ था तो उस दिन हमें इस चीज का खदशा था कि ये सारे बिल्कुल, चलिए जमीर जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिच के चलते संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हम आपको ये बेहद बड़ी खबर बता रहे हैं जिस तरीके से बीएलए ने यहाँ पर कोहराम मचाया है, जिसके बाद ये तमाम मजदूर जो कि जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है इस पूरे कोहराम के बीच। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ये दोहरी मार पाकिस्तान झेल रहा है, क्या लगता है क्या टाइम फ्रेम रहेगा जिसमें चीजें बेहतर होती नजर आएंगी या फिर टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान? देखिए, मुझे नहीं लगता कि टाइम फ्रेम जैसी स्थिति पाकिस्तान के पास बची हुई भी है। उसका कारण ये है कि आप कई तरह से उलझे हुए हैं। आप इकोनॉमी आपकी टैटर्स में है, बहुत बुरी हालत है आपके अर्थव्यवस्था की। डिफेंस के लिए आपके पास ना आर्म एनिमिशंस हैं, आप अपने लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। आप ये सोचिए कि कोई आतंकवादी संगठन आपकी ट्रेन को अगवा कर लेता है और उसमें फौजी हैं, लगभग 150 से 200 फौजी थे, और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ये दिखाता है कि आपके जो लोग हैं, मतलब आप पर्सनल आर्मी पर्सनल्स हैं, वो ट्रेन नहीं थे। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आतंकवादी संगठन अगवा कर ले उस ट्रेन को जिसमें फौजी हों। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अभी भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोला कि पंजाब का इलाका है, वो सब कुछ फौज को डोमिनेट करता है, और फौज जो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के अलावा बाकी सब काम करती है। मैं हमेशा से कहता हूं कि वो सब्जी पैदा करने से लेकर के, ब्रेड बनाने से लेकर के, दूध पैदा करने से लेकर, वो इस तरह का काम भी करते हैं। तो उनके पास कितनी ट्रेनिंग का टाइम है, कितना क्या करने का टाइम है, और ये सब वो अपने ऊपर के बॉसेस को खुश करते रहते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को खुश करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो प्रोफेशनल सेटअप नहीं बचा हुआ है। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप, अगर आपका डेवलपमेंट होता है तो उससे आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आप कर्जे पर, आप भीख पर आपकी इकोनॉमी या आपका पूरा का पूरा देश चल रहा है। और केवल ये बलूचिस्तान नहीं, सिंध में भी इस तरह की विरोध की आवाजें हैं, और भी जो खैबर पख्तूनवा इलाका है वहां पर भी विरोध की आवाजें हैं। तो आप हर जगह से है, आप जो भारत वाले कश्मीर का हिस्सा है वो आपके वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं। तो कोई ऐसा इलाका बचा नहीं है सिवाय आपको छोड़ करके एक वो जो पंजाब वाला इलाका है जो पंजाबियों के जिम्मे है। बाकी हर तरफ से विरोध है, अर्थव्यवस्था चौपट है, आपके पास जो देश का कॉन्सेप्ट होता है वो बचा नहीं हुआ है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं बचे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में है, इसलिए कि पाकिस्तान जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में फॉल्टी कॉन्सेप्ट था जब 1947 में बना था। अगर फिर वो बड़ी डिबेट दूसरे तरह की हो जाएगी जब हम ये कहेंगे कि जिस रिलीजन के नाम पर स्टेट बना था, अगर वो रिलीजन के नाम पर स्टैंड करता तो बांग्लादेश नहीं बनता, फिर बलूचिस्तान में विरोध नहीं होता, फिर सिंध में विरोध नहीं होता। तो वो कॉन्सेप्ट ही गलत था। उस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे भारत में बैठे लोग, अभी के संगठन के लोग भी दोषी हैं, मतलब ये 47 के पहले का। लेकिन कुल मिलाकर के पाकिस्तान जो है वो एक देश के रूप में बचेगा कि नहीं बचेगा, इसको लेकर के मुझे पूरा संदेह है। बहुत खराब स्थिति में है हर तरह से, मतलब मिलिटरली, इकोनॉमिकली, और एक जो होता है ना बॉन्डिंग होती है, कॉन्सेप्ट जो नेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जब आप डिफरेंट आप बलूच आइडेंटिटी, सिंध आइडेंटिटी, इस तरह की आइडेंटिटी है, और उसमें पाकिस्तान की आइडेंटिटी ओवरलैप नहीं करती है, पाकिस्तान आइडेंटिटी एक बॉन्डिंग फोर्स नहीं बनती है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है हर्षा जी, जो उनको अलग करता है एक दूसरे से। इसलिए बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान कितने दिन पाकिस्तान एज सच सरवाइव कर पाएगा। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सर्वाइवल बेहद मुश्किल हो गया है, ऐसे में कोई नियर सॉल्यूशन भी समझ नहीं आ पा रहा, तो क्या डायलॉग एक सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, डायलॉग तो ये पहली चीज होती है। अगर कहीं पर हिंसा हो रही है
और आपके देश में आपको कोई इंटरनल इस तरह की दिक्कत है, आपके लोग आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हथियार उठा लिए हैं, तो दो चीजें होती हैं कि आप पिन पॉइंट कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे अब मैं अपने देश का ही उदाहरण लेता हूँ। जैसे कश्मीर में भारत को मालूम था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हो रहा है, वो कर रहे हैं, तो हमने दो तरफा वो कर दिया, हमने पाकिस्तान से बात करना बंद कर दिया, हम अपने बॉर्डर को वो कर लिया। बलूचिस्तान की समस्या क्या है? हमने कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में लिया और कश्मीरी खुश हैं। बलूचिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि बलूचिस्तान पहले भी एक अलग देश था और लगभग साल भर के आसपास वो एग्जिस्ट किया था अलग देश के तौर पर। और जिन्ना ने वकील बन करके बात की थी ब्रिटेन से कि हमको अलग इनको देश दिया चाहिए, लेकिन जिन्ना ने बलूचियों के पीठ में छुरा भोंका और वो चीजें सप्रेस करके रखी गई 60-70 साल में। अब उन्होंने इसको पूरे मामले को ग्लोबली भी उठाया है, अंदर भी उठा रहे हैं। फिर मैं एक बात कहूंगा हर्षा जी कि ये जो वायलेंस है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, बैठ के बात करनी पड़ेगी और पाकिस्तान के लोगों को, बलूचों को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनकी डिमांड को सीरियसली बात करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। वो आर्म रेबेलियन को सप्रेस कर पाएंगे नहीं, इसलिए कि उनके पास इतनी क्षमता नहीं बची है कि बिल्कुल वो विनोद जी, देखना होगा डायलॉग की स्थिति बनती है, ये मामला कितना एस्केलेट होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जमीर अली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। यहाँ वक्त